देखो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। मीन्स आपको कोई भी सॉल्यूशन दे दिया, आपको उसकी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को मेजर करना है। ठीक है, आपको कोई भी सॉल्यूशन दे देगा, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, आपको उसका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों मेजर करनी है। देखो यदि रेजिस्टेंस मेजर हो जाए तो कंडक्टेंस तो अपने आप हो जाएगी। क्यों? जो कंडक्टेंस होती है वो 1 रेजिस्टेंस होती है। तो यदि आपने रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया तो आप किसको फाइंड आउट कर सकते हो? कंडक्टेंस को। तो बेसिकली हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होती है आपकी कंडक्टेंस। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टेंस फर्स्टली वी मेजर रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या निकाल लेते हैं? रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या निकल जाएगी? आपकी कंडक्टेंस निकल जाएगी। तो कैसे मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को? देखो, द रेजिस्टेंस जो है आपके सॉल्यूशन का कैन बी मेजर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज एक फिजिक्स का टॉपिक है आपका, केमिस्ट्री का नहीं है, फिर भी दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत करा देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज करके हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को। मतलब कोई ऐसा रेजिस्टेंस जो हमें ना पता हो किसी भी सॉल्यूशन का, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें होता क्या है देखो, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा रखा है, ये फिजिक्स में भी आएगा, पर फिजिक्स में डिटेल में आएगा, केमिस्ट्री में इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा रखा है। इसके अंदर देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 आर्म्स कंटेनिंग 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड R4। आपके 4 रेजिस्टेंस होंगे। कितने रेजिस्टेंस होंगे? 4। जिसमें से कौन कौन से रेजिस्टेंस है देखो, ये रेजिस्टेंस आपके R1 R2 R3 और R4। आपके 4 रेजिस्टेंस होते हैं। कितने रेजिस्टेंस? जब पूरा सेटअप होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसमें कितने रेजिस्टेंस होंगे आपके? 4। जिसके अंदर R1 तो होगा आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। R1 इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसको आप चेंज कर सकते हो। R1 क्या है? वो वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको आप चेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। R2 क्या है आपका? अननोन रेजिस्टेंस, मतलब जो हमें निकालना है। R2 जो है आपका, वो क्या है आपका? अननोन रेजिस्टेंस। अननोन क्या होता है? जो हमें निकालना है, ये R2 हमें निकालना है। R2 इज अननोन रेजिस्टेंस। R3 और R4 जो रेजिस्टेंस है वो नोन है, वो हमें पता है उनकी वैल्यू कितनी है। बेसिकली बता देता हूँ, R1 जो R3 और R4 रेजिस्टेंस है वो नोन है, हमें उनकी वैल्यू पता है, दे कैन बी फाइंड आउट। तो when the current flow through the circuit, then the variable resistance is so that there is no current position। आपको R1 की वैल्यू बार बार चेंज करनी है। देखो R3 की वैल्यू पता है हमें, R4 की वैल्यू पता है, R1 हम चेंज कर सकते हैं, R2 में निकालना है। तो R1 की वैल्यू आपको बार बार चेंज करके वो एडजस्ट करनी है जिसके ऊपर कोई करंट पोजीशन ना आए। और उसको कैसे पता लगेगा? नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। उस टाइम पे R1 की वो वैल्यू नोट करो जिसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आए। डिफ्लेक्शन पता होता क्या है? जो आपका ये गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है बीच में, ये जब भी R1 की कोई वैल्यू चेंज करोगे इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? ये थोड़ा हिलेगा, इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो वो R1 की वैल्यू नोट करनी है जिसमें इसमें डिफ्लेक्शन ना आए, इसकी पोजीशन चेंज ना हो, तो उसको नो करंट पोजीशन बोलते हैं। उस R1 की वैल्यू को नोट कर लो। तो वो जब आप R1 की वैल्यू नोट कर लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? तो उसको बोलेंगे नल पॉइंट। उस पॉइंट के ऊपर आप एक रिलेशन लगा सकते हो। आपने R1 की वैल्यू नोट कर ली तो आप एक रिलेशन निकाल सकते हो, R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। देखो R3 और R4 नोन होते हैं, हमें पहले ही पता है इनकी वैल्यू कितनी है। R3 एंड R4 क्या है? आपके नॉन रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू हमें पता है। R2 अननोन था जो मुझे निकालना था,
R1 की वैल्यू मैंने निकाल ली जिसमें गैल्वेनोमीटर के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, R0 रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूं। और एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल गई तो 1/R2 करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसके कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। मैं दोबारा शॉर्ट में बता देता हूं, आपको R2 रेजिस्टेंस निकालना है या आपको फाइंड आउट करना है। R3 और R4 रेजिस्टेंस आपको पहले ही पता है इनकी वैल्यू कितनी है। R1 वेरिएबल है जो चेंज होता रहता है, आप इसको चेंज करोगे R1 को। जब भी आप R1 को चेंज करोगे तो इस जो बीच में गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है इसमें डिफ्लेक्शन आएगी, मतलब ये थोड़ा सा मूव करेगा। आपको R1 की वैल्यू बार बार चेंज करनी है और R1 की वैल्यू वो लेके आनी है जिसमें इसमें डिफ्लेक्शन ना हो। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो वो नो करंट पोजीशन होते, नल पॉइंट होता हो, उस पे आके हम एक रिलेशन लगाना है, कौन सा, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, जिसमें मैं R3 की वैल्यू पता है, R4 की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू हमने निकाल ली जिसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता, तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, R2 की। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R2 बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और एक बार रेजिस्टेंस निकाल लिया तो आप 1/R करके क्या निकाल सकते हो, आप उसी सोल्यूशन की क्या निकाल सकते हो, आप कंडक्टेंस निकाल सकते हो। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन समझते हो आप, इलेक्ट्रोलाइट जो है, मैं कंसंट्रेशन बता देता हूं। मान लो आपने 1 लीटर पानी ले लिया और उसमें आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। क्या डाल दिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे मान लो NaCl डाल दिया, तो इलेक्ट्रोलाइट किसमें टूट जाएगा आपका, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो बहुत सारे आयंस बन जाएंगे ना। तो यहां पर कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। आप 2 मोलर डालोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ जाएंगे। आप घटाओगे 1 मोल की बजाय हाफ मोल ले लोगे इलेक्ट्रोलाइट, तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो जाएंगे, आपके घट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जितना इलेक्ट्रोलाइट डालोगे आप, वो उसकी क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन कम करने का मतलब है आप नंबर ऑफ आयंस कम कर रहे हो। आप नंबर ऑफ आयंस क्या करोगे, कम करोगे। तो देखो, तो यदि मैं इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन मतलब उसकी अमाउंट कम कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कंडक्टिविटी के ऊपर और मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, आपका ये टॉपिक है। ये समझ में आ गया टॉपिक क्या है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यदि आप इलेक्ट्रोलाइट जो डाल रहे हो, 1 मोल डाल रहे हो, आधा मोल डाल रहे हो, उससे आयंस बन रहे हैं, तो यदि आप उनकी वैल्यू, उसकी कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो आपकी कंडक्टिविटी भी चेंज होगी और मोलर कंडक्टिविटी चेंज होगी। पर उल्टी है ये दोनों आपस में, कंडक्टिविटी उस तरफ जाती है, मोलर कंडक्टिविटी दूसरी तरफ जाती है। जैसे एग्जांपल देखो, पहले मैंने बताया कि वेरियस ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन की एक दिक्कत होती है कंडक्टेंस की, उसमें आप वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते, यू कैन नॉट चेंज द वॉल्यूम। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। तो इसके अंदर देखो क्या है कि स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेशन कम कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कम कर दोगे, तो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि जब मैंने बताया यदि कंसंट्रेशन कम कर दोगे तो नंबर ऑफ आयंस भी कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ आयंस भी कम हो जाएंगे तो आपकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लिखा बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इसमें फिक्स होता है एक वॉल्यूम लेना है, तो एक फिक्स वॉल्यूम जो है उसमें नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, आपकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस है, बेशक वो मोलर है या, दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, एक तो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे, और एक उनकी मूवमेंट के ऊपर, मूवमेंट ऑफ आयन, इन दोनों पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना। तो
कंडक्टिविटी के टाइम तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। क्या कम हो जाए? क्योंकि इसमें वॉल्यूम में बढ़ा नहीं सकता, तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे तो अपने आप उसकी जो कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो कम हो जाती है जब मैं कंसंट्रेशन क्या करता हूं, इलेक्ट्रोलाइट की कम करता हूं। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। ये अलग हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी में आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट आल्सो डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। ये भी डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। क्या डिपेंड करती है? आगे देखो कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोड इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और विद डाइल्यूशन। विद डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी डालना है आपको। कंसंट्रेशन कम करने का एक तरीका होता है, आप उसमें पानी डाल दो तो उसकी कंसंट्रेशन अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहते नहीं, मान लो कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है, आप उसमें पानी डाल दो तो वीक हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो विद डाइल्यूशन का मतलब क्या है? आपको पानी डालना है। तो पानी डालने से कंसंट्रेशन कम होगी पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यहाँ उल्टा होगा। मोलर कंडक्टिविटी पता है क्यों बढ़ेगी? मान लो आपके यहां पर मैं 1 लीटर पानी है, नंबर ऑफ आयंस मान लो 2 हैं, तो यहां पर वॉल्यूम का तो कोई बात ही नहीं, और हमें आयंस कम भी नहीं करने हैं, हमें सिर्फ डाइल्यूशन करना है, मतलब पानी डालना है। तो मैं 1 लीटर की बजाय 2 लीटर पानी कर दूंगा तो ज्यादा स्पेस मिलेगा आयंस को मूव करने के लिए। जब मैं नंबर ऑफ आयंस तो मैं कम कर ही नहीं रहा, मैं तो डाइल्यूट कर रहा हूं, मैं तो पानी डाल रहा हूं सिर्फ। पानी डालने से आयंस तो कम होंगे नहीं, बल्कि आयंस ज्यादा मूव करेंगे क्योंकि ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। इसी कारण से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। ऊपर वाले में हम डाइल्यूशन कर नहीं सकते क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ा सकते। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमें 1 लीटर में लेना पड़ेगा, तो वहां नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, यहां नंबर ऑफ आयंस कम नहीं होंगे। आप सिर्फ डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूट करोगे तो आयंस को ज्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, तो ज्यादा स्पेस मिलेगा, इसलिए क्या हो जाएगी? मोशन बढ़ेगी। मोशन बढ़ेगी तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या लिखा है कि मोलर कंडक्टिविटी बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद डिक्रीज कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने से आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? ड्यू टू इंक्रीज इन मूवमेंट ऑफ आयंस, क्योंकि आयंस ज्यादा मूव करेंगे, उन्हें ज्यादा स्पेस मिलेगा मोशन करने के लिए। आगे देखो, एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो डाइल्यूशन करने से उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन इन लेस। मतलब जो मोलर कंडक्टिविटी आपकी बढ़ती है, जो मैंने बताया है, वो कम बढ़ती है। मतलब कम बढ़ने का मतलब थोड़ी थोड़ी बढ़ती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या होता है? बहुत अच्छा डिसोसिएट होता है, तो उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यहां तो बताओ, पढ़ो बेटा इस पेज को एक बार। इंक्रीज लार्ज एक्सटेंट फॉर डाइल्यूशन वीक। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोल रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? वो तो वैसे तो डिसोसिएट होता नहीं, पर डाइल्यूशन करने से, कंसंट्रेशन कम करने से बहुत जल्दी डिसोसिएट होगा पानी डालने से, डाइल्यूशन करने से, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। तो ये बोलता है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज टू ए लार्ज एक्सटेंट विद डाइल्यूशन और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि डाइल्यूशन करने से, कंसंट्रेशन कम करने से इलेक्ट्रोलाइट वीक तो बहुत ज्यादा अच्छी तरह डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। उसमें कंडक्टिविटी क्या बढ़ेगी? ज्यादा। ये ग्राफ देखो, ग्राफ समझने बड़े मुश्किल है, ये देखो ध्यान से। आपको ये ग्राफ उल्टे करने हैं, आपको ग्राफ इस तरफ पढ़ने हैं, ये इस तरफ देखो। इस तरफ आपकी कंसंट्रेशन कम होती है। कंसंट्रेशन मींस देखो, यहां पर आपकी कंसंट्रेशन मान लो 1 है, यहां पर आपकी 2 है, यहां पर आपकी 3 है, तो इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ती है, इस तरफ कंसंट्रेशन कम होती है। और मैंने बताया है कि मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन कम होने से बढ़ती है। तो आप ग्राफ उल्टा पढ़ोगे, तो यदि मैं इस तरफ ग्राफ पढ़ूं, तो जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं तो ऊपर की तरफ देखो, तो ये क्या है? आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है ऊपर की तरफ। जब मैं कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है? आपकी बढ़ रही है। ये ध्यान रखना।
उसी तरीके से वीक है। यदि मैं कंसंट्रेशन कम कर रहा हूं, मतलब इस तरफ आ रहा हूं, तो देखो उल्टा देखो इसको, तो आपकी जो बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। और मैंने यही बताया था कि कंसंट्रेशन कम करने से आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। स्ट्रोंग में ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, स्ट्रोंग में थोड़ा कम इफेक्ट आता है, वीक में बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा इफेक्ट आ जाता है। तो इस तरह ग्राफ में कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बट याद रखना इन ग्राफ को आपको उल्टा स्टडी करना है इस तरीके से। तो ये इस तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट देखो, आप जब कंसंट्रेशन कम कर रहे हो या डाइल्यूशन कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। यदि मैं कंसंट्रेशन को बिल्कुल बहुत ज्यादा कम कर दूं या डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दूं, तो मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि when the concentration of electrolyte जो है solution approach to zero with infinite dilution, मतलब आप infinite dilution का मतलब बहुत सारा dilution कर दो और आप concentration of solution जीरो के बराबर ले आओ, then the molar conductivity has maximum value, उस टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। दिस मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो उस टाइम पे जो कंडक्टिविटी होगी उसको क्या बोलेंगे, ये डेफिनेशन आ जाती है बेटा, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वो मोलर कंडक्टिविटी जब डाइल्यूशन तो कितना हो जाए आपका जीरो के बराबर, डाइल्यूशन तो मैक्सिमम हो जाए और कंसंट्रेशन कितनी हो जाए जीरो, तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन में बी गिवन बाय एक्सप्रेशन। तो आप मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया जिसका नाम था लैम्डा एम माइनस लैम्डा एम नोट, लैम्डा एम इज इक्वल टू आएगा बेटा, यहां गलत है थोड़ा सा, इक्वल का साइन है, इक्वल लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए अंडर सी, जिसमें लैम्डा एम नोट क्या है बीच वाला, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू होती है। लैम्डा एम क्या है, वो मोलर कंडक्टिविटी है जो हम निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन उस टाइम की नहीं है सी, और ए क्या है आपका यहाँ पर कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट। तो यदि मैं कंसंट्रेशन जीरो ले लूं, यदि मैं कंसंट्रेशन कितनी ले लूं जीरो, तो हमारी जो मोलरिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, लिमिटिंग के बराबर। हमारी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी जब मैं कंसंट्रेशन को कितना ले लूं जीरो। तो ये लिखा हुआ देखो, यदि आपकी कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, यदि मैं कंसंट्रेशन जीरो ले लूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगी। इस पेज में कोई डाउट है तो पूछो। ये इक्वल का साइन है, पूछो बेटा कोई डाउट है तो। कोरलास लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, एक कोरलास लॉ है जो बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हो। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो, बहुत सारा पानी डाल दो वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसके लिए कोरलास ने एक लॉ निकाला, क्या निकाला, इट स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दोगे आप, तो कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। मतलब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन का सम करके। बिल्कुल आसान है, देखो यदि आप मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो केसीएल की, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ के पॉजिटिव कैटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, यदि आप दोनों का सम कर दो, मतलब मेरे पास के पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी है और सीएल नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी है, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या निकाल सकता हूं, केसीएल की मैं मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूं। उसी तरीके से यदि मुझे मोलर कंडक्टिविटी मैग्नीशियम क्लोराइड की निकालनी है,
तो इसके आयंस का सम कर दो, मतलब मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दो क्लोरीन जो आयन है उनका, यदि मैं सम कर दूंगा तो मैं किसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड की। बट लिमिटिंग मतलब जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, आपको उस टाइम पे डाइल्यूशन क्या लेना है, इनफाइनाइट, मतलब पानी मैक्सिमम होना चाहिए, तब आपका ये रूल क्या होगा, एप्लीकेबल हो। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बाद ही हर आयन एक्टिवेट होता है, तभी ये फार्मूला लगेगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, तो आपके जो कैटायंस और एनायन हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी का सम कर दो, वो किसकी आ जाएगी, आपके कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। दैट वाज कोलरास लॉ। यहां तक की कराऊंगा बेटा।